अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। रमज़ान आपका बेहतरीन चल रहा होगा। रमज़ान के साथ साथ स्टडीज़ जो भी आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, सब जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हैरोफियत से होगा। आज की जो डिस्कशन है वो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, बड़ी इनर्जेटिक, सरप्राइजिंग, मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं बख्तावर भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। बख्तावर भाईजान जो हैं वो बड़े बड़े अच्छे, बड़े काइंड, बड़ी जो है वो मोटिवेशनल बातें करने वाले और हमें बड़ी इंस्पायरेशनल जो है वो इंफॉर्मेटिक्स और फैक्चुअल चीज़ें बताने वाले। तो मैंने इनसे डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने कहा कुछ बातें होती हैं जो हम लोग आपस में करते हैं और वो एक बंद कमरे में रह जाती हैं और उसकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती। तो क्यों ना एक सेशन रिकॉर्ड करवाया जाए, ताकि आप लोगों को भी किसी भी ज़िंदगी के किसी भी हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से कोई भी इशू आता है, तो शायद हमारी डिस्कशन का कोई पार्ट आपकी ज़िंदगी में भी एक जो है वो अहम रोल लेके आए। तो इसी तरीके से बात का आगाज़ करते हुए मैं दावत देता हूँ मुख्तावर भाई को, अपना एक ब्रीफली अस्सलाम इंट्रोडक्शन दे दें वालेकुम। और हमें अपने बारे में मुतारिफ करवा दें। मेरा नाम बख्तावर है जी। मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। बेसिकली मैं कराची से हूँ और मैंने वहाँ पे GC OA लेवल्स किया। 18-19 साल का था मैं और उसके बाद मैं बैचलर्स करने के लिए कनाडा चला गया। बैचलर्स किया मैंने कनाडा में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में, और तकरीबन 8 साल मैं कनाडा में रहा। बैचलर्स की डिग्री की 4 साल की, और फिर तकरीबन 4 साल उधर मैंने काम किया, डिफरेंट शहरों में रहा। विंडसर ओंटारियो में मेरी यूनिवर्सिटी थी। दैट्स अ सिटी दैट इज़ राइट ऑन द बॉर्डर विद डिट्रॉइट मिशिगन। वहाँ पढ़ाई की और फिर काम भी किया डिफरेंट कंपनीज में, उसके बारे में बाद में बताऊँगा। फिर टोरंटो में रहा तकरीबन 3 साल, और फिर कुछ महीने कैलगरी अल्बर्टा, जो कि ऑयल कैपिटल है कनाडा का। उसके बाद मैं इन अबाउट 2013 पाकिस्तान वापस चला गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही रहते थे। तो कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मैं वापस मूव हुआ, और पाकिस्तान जाके मैंने ऑयल एंड गैस में ये यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान जो कंपनी थी, जो एक्स ब्रिटिश ब्रिटिश पेट्रोलियम पाकिस्तान हुआ करती थी, वो मैंने ज्वाइन कर ली एज अ परफॉर्मेंस एनालिस्ट। उनके सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में मैंने काम शुरू कर दिया। उधर मैंने काम किया, काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स वहाँ पे। मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट जो मेरे प्रोफेशनल्स का हाईलाइट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो मैंने किया। तकरीबन 3.5 साल उधर मैंने काम किया एज ए सीनियर परफॉर्मेंस एनालिस्ट। फिर प्रमोट हुआ एक प्रोजेक्ट को, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, उधर मैंने ऑर्गेनाइजेशन वाइड लीड किया। और उसके बाद फिर एज एन इंटरनल ऑडिटर काम किया। बट बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और मेजरमेंट रिलेटेड सारा मेरा एक्सपीरियंस था उधर। इट्स अ लॉट टू डू विद KPIs एंड स्कोर कार्ड्स एंड बैलेंस स्कोर कार्ड्स, स्टफ लाइक दैट। 3.5 साल वो मैंने काम किया। फिर क्या हुआ, 2015 में मेरी बहन इधर और मेरे बहनोई और उनकी फैमिली बेसिकली यहाँ ओस्लो में काफ़ी टाइम से सेटल्ड हैं। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि इधर चक्कर लगाने आओ। मुझे, आई एम अ नेचर लवर, सो मुझे पहाड़ और ये सब हाइकिंग, ट्रैकिंग, शेकिंग, इसका बेइंतहा शौक़ है। मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि मैं गलत शहर में पैदा हो गया हूँ, मुझे कहीं नॉर्दर्न पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था, मैं ज़्यादा खुश रहता। लेकिन खैर वो तो मेरे बस में नहीं था। तो मैं इधर 2015 में आया, और ये नहीं सोचा हुआ था मैंने कि इधर आके मास्टर्स करूँगा। बस नॉर्वे घूमने के लिए आया था, और जब इधर आया तो आई जस्ट फेल इन लव विद द कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स टेरेन, और जो इसकी टोपोग्राफी है और माउंटेन नेचर जो है यहाँ पे, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि बेइंतहा खूबसूरती है। अल्लाह मियाँ ने इस हमारे मुल्क को भी बेइंतहा खूबसूरती दी है, अनमैचेबल है। हमारे मुल्क की एक अलग खूबसूरती है, इस मुल्क की भी एक अपने लेवल की अलग खूबसूरती है। मैं दोनों को ही बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। खैर वो इधर आया, और बस मैंने फ़ौरन आई जस्ट डिसाइडेड कि यार यहीं पे आना है मास्टर्स करने के लिए। एक और बहुत ज़बरदस्त बात नॉर्वे की ये थी, जिन दिनों मैं नॉर्वे आया तो उस दिनों
मैं सोच रहा था कि कहीं से मास्टर्स करना है, मगर ये प्लान नहीं था कि नॉर्वे से करना है। मगर नॉर्वे का जब ये पता लगा कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो वो एक बहुत वो दैट वाज अ टोटल सेल आउट, बिग सेलिंग पॉइंट। खैर वापस गया और फ़ौरन मैंने इस पे धड़ाधड़ एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च की और मैंने अप्लाई करना शुरू किया। 1 साल बाद मैं 2016 में नॉर्वे आ गया। मैं आकिब की ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ स्टवांगर है और मैंने भी यहाँ से मास्टर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और स्पेशलाइजेशन थी मेरी बिजनेस इनोवेशन। और अब मैं एक दोबारा ऑयल एंड गैस सेक्टर में चला गया हूँ पिछले 1 साल से, और मैं एक ड्रिलिंग कंपनी में यहाँ पे काम करता हूँ और तकरीबन 5 साल होने को आए हैं। इसके अलावा मैं आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैंने CMA किया हुआ है और इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है दैट ranges over a period of close to approximately 8 to 9 years, working in various different accounting, finance, business performance management, business performance measurement related roles, but analytical roles mostly. और अभी भी मैं जो काम कर रहा हूँ वो बेसिकली स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग, जो गवर्नमेंट से बहुत सारा मैं डील करता हूँ, टैक्स के इश्यूज में डील करता हूँ। तो ये मेरा एक मिक्स अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और मेजरमेंट से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। That really well, answered my question, and इसी चीज़ पे जो है मैं काफ़ी जो हूँ वो आपसे बात करने का मुंतज़िर था, क्योंकि ये जो आपकी एक पूरी एक स्ट्रगल है ना लाइफ की। आपने स्टार्ट से छोटी छोटी सीढ़ियाँ तय करते 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 डिफरेंट कंट्रीज से इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया, फिर आपने स्टडीज़ में भी एक अच्छी जो है बॉन्डिंग बनाई, कैरियर पाथ सेलेक्ट करते हुए फिर आप जो है वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड करते हुए कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में एंटर होते हैं, और ये सारा आप एक कल्चरल डाइवर्सिटी और एक्सपोजर एवरीथिंग। तो उस लिहाज से यू आर द वन पर्सनैलिटी दैट इंस्पायर्ड मी, लाइक आई शुड मेक अ पॉडकास्ट विद यू। सो कमिंग बैक टू द सिचुएशन, मेरा एक जो था वो कंसर्न था, माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस है डिफरेंट कंट्रीज़ का, आपने काफ़ी टाइम गुजारा बाहर, पाकिस्तान में माशाल्लाह जो है वो एक अच्छा लाइफ स्पैन गुजरा आपका। तो आप कल्चरल डाइवर्जन को, या मैं ऐसे कहूँ कि एक ट्रांजिशन होती है ना पाकिस्तान से कनाडा, कनाडा में एक अच्छा लाइफ स्पैन, वहाँ की लाइफ, वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट, फ्रेंड सर्कल, फिर कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट, फिर वहाँ से आते हैं आप नॉर्वे, नॉर्वे का एक डिफरेंट कल्चर है, यूरोप स्टेट्स और ये वो। तो आप इस ट्रांजिशन को समराइज करना चाहें कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे, तो आप इसको कैसे समराइज करेंगे? अच्छा, अगर मैं कल्चरली बात करूं तो तीनों कंट्रीज का कल्चर बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। हाँ, कहने को नॉर्वेजियंस भी गोरे हैं और कैनेडियंस भी गोरे हैं, लेकिन कल्चरल नॉर्म्स बिल्कुल एक दूसरे से फ़र्क है। और ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान फिर एक कम्प्लीटली इट्स द ईस्ट, इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। कनाडा इज़ अ डिफरेंट प्लेस, दैट्स नॉर्थ अमेरिका, उनके एक अपने कल्चरल नॉर्म्स हैं। और फिर ये यूरोप है, इस यूरोप भी नहीं है बल्कि नॉर्डिक है, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं और उनकी एक अलग वो है। सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको पाकिस्तान से कनाडा के जब मैं गया तो उसमें डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस तो वेदर का था। सबसे पहले जाके जो आप फील करते हो वो है एक्सट्रीम वेदर्स कनाडा के, पेनफुल विंटर्स, which is why I don't want to go back to Canada. But Canada is a very nice place also to live. There is a reason why, it's a country that is constantly under, I think, top 5 or top 10 countries of the world to live in. Canada की अच्छी बात किसमें कंपैरिजन, मेरा ख्याल है कनाडा और नॉर्वे को आप कनाडा और नॉर्वे की ट्रांजिशन में अच्छा डिस्क्राइब करें। देखो, कनाडा के लोग बड़े पोलाइट लोग हैं, नॉर्वेजियंस भी बड़े पोलाइट लोग हैं, लेकिन कनाडा
के अंदर कुछ चीज़ें कनाडा की नॉर्वे से मैं समझता हूँ बेहतर है, और कुछ चीज़ों में नॉर्वे कनाडा से ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा फ़र्क नॉर्वीजियंस में और कैनेडियंस में क्या है। नॉर्वीजियंस खामोश टाइप के लोग हैं। ये लोग जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूं, और मैं किसी भी, ये मैं बताना चाहता हूं कि मैं किसी नेगेटिव सेंस में ये बात नहीं कर रहा हूं। हमारे पास जैसे हमारा कल्चर है पाकिस्तान में, उसके अंदर जब कोई बंदा खामोश रहता है तो लोग, जैसे मैं मेरे इस वक्त बातचीत से नहीं लग रहा होगा ये, लेकिन सारी ज़िंदगी में मैंने अपने घर वालों से ताना सुना है कि तुम बड़े खामोश रहते हो और तुम ज़्यादा बात नहीं करते और बात किया करो और लोगों में घुला मिला करो। तो मैं बेसिकली एक इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर नॉर्वे की सोसाइटी जो है वो एक, मैं कहूँगा, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने ये नॉर्वीजियंस को ज़्यादा इंट्रोवर्टेड पाया। ये लोग अपने में ज़्यादा रहते हैं और कंफर्टेबल उसमें ज़्यादा फील करते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में ये है कि आप चलते फिरते किसी भी बंदे से बातचीत कर लेते हैं। यही चीज़ मैंने कनाडा में भी देखी, ये नॉर्थ अमेरिका में मैंने देखी। It's very easy to talk to people in North America, for example, and especially in Canada, US. Sorry, that makes North America. Canada and US is very easy to talk to people. आप ऐसे बस स्टॉप पे खड़े हुए होगे, बंदे को आप जानते नहीं होगे, और आप उससे 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन कर लोगे और वो आपसे बात करेगा, और फिर आप निकल जाओगे अपने रास्ते और वो अपने रास्ते निकल जाएगा। इधर नॉर्वे में मैंने वो चीज़ महसूस की, और आई एम श्योर कि जितने भी इधर फॉरेनर्स आते हैं, मुझे इसका पता है कि वो सारे के सारे ये बात के बारे में बोलते हैं एटलीस्ट, कि यार यहाँ पे इट्स नॉट सो इजी टू टॉक टू पीपल, बिकॉज लोग ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हैं, शाय हैं। बहुत सारे लोग शाय हैं बहुत, मैंने नोट किया एकदम। वो दे आर नॉट ट्राइंग टू बी रूड विथ यू, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दे आर नॉट, नॉर्वीजियंस बड़े पोलाइट और बड़े अच्छे लोग हैं। देखो, कौम की इखलाकियात अगर अच्छी ना हो, जैसे हमारे जो हीरो हैं, कम से कम मेरे तो जो हीरो हैं, और मुझे पता है बहुत सारे और पाकिस्तानियों के भी जो हीरो हैं, और उनसे हमने यही सीखा कि अगर कौम की इखलाकियात अच्छी हो तो वो वैसे ही कौम उठ जाती है। तो कोई ना कोई चीज़ होगी ना जिसकी वजह से, कोई ना कोई अच्छाई होगी इन लोगों के अंदर जिसकी वजह से। तो ये whatever I'm saying, I'm not saying in a negative way, I'm just trying to explain कि इस कल्चर में इनके एक यहाँ पे यामते लूवन के बारे में आपने सुना है? यामते लूवन जो है, यामते एक इनका एक बंदा था, मुझे उसकी एग्जैक्ट डिटेल वो नहीं पता, मगर वन ऑफ वेरी, लाइक जिस तरह हम अल्लामा इकबाल की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उस तरह ही इज़ वन ऑफ द पीपल। उसके एक सेट ऑफ उसके लॉज हैं जो उसने, जो नॉर्वीजियन कल्चर के अंदर बड़े इनग्रेन्ड हैं, और शायद वो अब जो न्यू जनरेशन है, जो नॉर्वे का जो अब यूथ है, उसमें शायद वो फिर भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जो नॉर्वे की ओल्डर जनरेशन्स हैं अभी भी, वो उनमें बहुत ज़्यादा है ये चीज़। उसका एक लॉ क्या है कि ह्यूमिलिटी, बी हम्बल, और अपने ऊपर अवॉइड द स्पॉटलाइट। डोंट टॉक अबाउट योर अकॉम्प्लिशमेंट्स, डोंट बोस्ट, बेसिकली बी हम्बल ऑल द टाइम। तो मैंने ये नोट किया कि ये इनके कल्चर के अंदर वो चीज़ की वजह से शायद ये इंट्रोवर्जन और अपनी तारीफ नहीं करना। हमारे पास जैसे होता है ना कि हमारे पास एक बंदा, कोई आप नहीं भी चाह रहे होते तो फ्री के भरम आपको दे के चला जाता है, यार मैंने तो ये भी किया, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ। तो इस तरह इनके कल्चर में वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत लुक डाउन अपॉन करते हैं कि अगर आप जाके बोलना, बताना, खुद ही से बताना शुरू कर दो, आपसे कोई पूछे नहीं और आप बातों मैंने ये भी किया, ये भी किया। ये डिफरेंस मैंने नॉर्थ अमेरिका और इधर बहुत देखा। नॉर्थ अमेरिका में ऐसा नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में आप मिलोगे किसी आदमी से जिसने कुछ किया होगा ना, तो वो बोलेगा आपसे, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव दिस बिजनेस और दिस। मैंने ऐसे भी लोग वहाँ पे देखे, नॉर्वे में मुझे ऐसे लोग नहीं मिले।
अब तक तो नहीं मिले, 5.5 साल हो गए मुझे इधर रहते हुए, तकरीबन 6 साल हो जाएंगे अगस्त में। तो इधर मैंने उल्टा ये देखा कि चूंकि मैं पाकिस्तान में पला बड़ा, 18-19 साल का था, उसके बाद 8 साल जाके कनाडा में रहा, फिर वापस पाकिस्तान में 3.5 साल गुजारे, तो मेरा वो बना हुआ था, जैसे कनाडा और पाकिस्तान का होता है, मतलब मैं कोई जाके किसी को इश्तिहार नहीं देना शुरू हो जाता था कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, लेकिन लेकिन आप बातों बातों में बोलते हो ना कि यार मैं यहाँ से आया हूँ, मैंने ये किया हुआ है, और नॉर्म्स और वैल्यूज हाँ, इंसान पिक कर लेता है ना कल्चर एग्जैक्टली। से, ऐसे तो ही। मैंने देखा शुरू में कि लोगों ने उसका, मुझे कुछ 1-2 लोगों ने इतना कोई बुरा रिस्पॉन्स तो नहीं दिया, लेकिन मैंने नोट किया कि वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए। फिर बाद में एक आध दफ़ा किसी से बात हुई, मैं यहाँ पे एक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी कंपनी में, मैंने अभी ऑयल एंड जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, उससे पहले मैंने 2-3 साल एक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी कंपनी में काम किया। तो वहाँ पे मुझे एक प्रोफेसर था, इनका हेड ऑफ रिसर्च का बंदा, जो यूनिवर्सिटी में भी हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज, सर्विस लीडरशिप का एक कोर्स पढ़ाता था। अभी पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, पढ़ाते हैं, लेकिन उस वक्त वो पढ़ाते थे। तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ मेंशन की, ऐसी बाय द वे बड़े पोलाइट अंदाज में, तो मुझे थोड़ा सा ये वो हुआ कि यार हाँ, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। तो ये कल्चर चेंज किया तो अब ये डिस्कशन भी चेंज होगी, आपने नहीं सोचा होगा फिर। एग्जैक्टली है, जाहिर बात है, आपका जब कल्चर चेंज होता है, यार आप यही सोचो ना, पाकिस्तान में आप हमारे पास जैसे ये है कि आप किसी को, जैसे एक चीज़ बताता हूँ हमारे कल्चर में, जो कि मुझे हमारे पाकिस्तानी कल्चर की एक चीज़ बेइंतहा पसंद है। मैं नहीं समझता कि दुनिया में किसी और कल्चर के पास ये चीज़ है जो आई लव दिस अबाउट आवर कल्चर। वो क्या है कि हम जिस तरह अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही। हॉस्पिटैलिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को, हमसे ज़्यादा हॉस्पिटेबल और कोई नहीं रख नहीं है, सकता, नहीं ऐसे है, ही। ठीक है। और मैंने ये देखा है, मैं खुद जब बड़ा हुआ हूँ, तो जैसे मुझे याद है हमारे घर में जब मेहमान आते थे, तो मैं और मेरा भाई अपना पलंग छोड़ देते थे उनके लिए, ऐसे ही। ठीक है। और ये हर साल होता था हमारे साथ, ये नहीं कि 2-3 महीने के लिए इस तरह, कभी गर्मियों की छुट्टियों में, कभी खाला, कोई मामू, तो कोई आ रहे हैं, और हम इस तरह, और हमें कोई उसका वो नहीं होता था, हमारे जहन में ये होता था कि यार क्या है, मेहमान है, उसको ज़्यादा। तो वो हॉस्पिटैलिटी आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी जो हमारे पास है, और मुझे वो चीज़ बेइंतहा पसंद है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप जैसे हम खाना खाते हैं, और आप अगर साथ मेरे बैठे हुए हो, आप कोई भी हो, आप काले हो, पीले हो, नीले हो, जैसे भी हो, मैं आपको बोलूँगा कि यार मेरे अगर एक रोटी भी मेरी प्लेट में होगी और मुझे भूख लग रही होगी, फिर भी मैं बोलूँगा कि यार चलो आ जाओ, शेयर कर लो मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि ये हमारे कल्चर में इनबिल्ट है। अब वो ये चीज़ नहीं होती हर कल्चर के अंदर। तो इस तरह के डिफरेंसेस बहुत होते हैं, और आप जाहिर ही बात है, आप किसी भी कल्चर में जब जाते हो तो यू हैव टू अडेप्ट। दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी, बेसिकली यार क्या है, मैं तो ये देखता हूँ, मैंने ये देखा 3 कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में रहने के बाद, जिस कल्चर की जो सबसे अच्छी चीज़ है उसको अपने अंदर रखो, और हर कल्चर से, जगह से भी अच्छी अच्छी जो भी चीज़ें पकड़ सकते हो, वो पकड़ के अपने अंदर डालने की कोशिश करो। ऐसे ही। और आई थिंक मैंने पर्सनली उसकी वजह से, इन अ प्रोफेशनल सेंस, इन अ पर्सनल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सेंस, मैंने बहुत उसकी वजह से ग्रो किया कि हर कल्चर की कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, और हर कल्चर से, यही तो एजुकेशन है यार। एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट इन, ये तो जो हम बुक्स जो पढ़ते हैं कोर्सेज की, ये तो एक टेक्निकल टाइप स्किल होती है, दैट विल जस्ट गिव अस एम्प्लॉयमेंट। बट ज़िंदगी गुजारने का तरीका तो आप ट्रैवल करके और डिफरेंट जगहों बिल्कुल पे ऐसे ही। डिफरेंट लोगों से, हर वॉक ऑफ लाइफ के जो लोग होते हैं उनसे मिलके सीखते वेरी हैं। ट्रू, वेरी तो ट्रू। आई होप, पता नहीं मैंने आपका सवाल नहीं, इधर आपने उधर बड़ा ना कर दिया बड़ा हो। ब्रीफली इन डेप्थ में जाके ना चीज़ों को क्लियर किया, जो सब क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी आपने साथ साथ क्लियर किए, विच इज़ रियली गुड।
तो मेरा भी यही था पाकिस्तान में, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था, बड़ा कम, जो आपने बात की है ना कि घर वाले कहते हैं बोलता नहीं है, हाँ। वो मुझे मुझे कहते थे कि तुम बोलते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ पे आके देखा कि यहाँ के लोग जो है वो बोर्न ही इंट्रोवर्ट हुए, हाँ। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हुए इंट्रोवर्ट रहे, लेकिन जब यहाँ पे आए यहाँ पे एक्सपर्ट हो गया, मेरी बात करने का स्टाइल चेंज हो गया, मेरी बात करने का जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो गया। तो ये चीज़ें काफ़ी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब ट्रैवल करते हो तो आप कल्चर से डिफरेंट चीज़ें पिक करते हो, कॉन्फिडेंस आता है आपको, और चीज़ें आपकी इंस्ट्रक्शन में आती हैं और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये काफ़ी चीज़ है। बाकी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हाँ। मेरी जब आपसे डिस्कशन हुई, बातों बातों में आपसे ये भी जिक्र हुआ कि एडवेंचर लविंग आई हुआ। यस। सो यू लव टू हैव सम एडवेंचर इन योर लाइफ, आपका जर्नी सारा एडवेंचर से जो है बड़ा हुआ है। तो एक मेमोरी अपने एडवेंचर की सबसे बेस्ट, और दूसरा ये है बताएं कि आप जब एडवेंचर के लिए क्रेविंग फील करते हैं तो व्हाट डू यू डू द मोस्ट? यार, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा जो इस तरह के मैंने एडवेंचर किए हैं वो सबसे ज़्यादा ये हाइकिंग ट्रैकिंग टाइप के ही हैं। और एक जो एडवेंचर है जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ और कभी थकता नहीं हूँ वो बताने से, वो ये है कि ये जो पास में जो लेक है और इसके बीच में जो तुक्कावाना जो लेक है, इसके बीच में जो वो आइलैंड है, सबसे पहले मैंने वो एक्सप्लोर किया था जब मैंने इधर आके कायाक खरीदी। और डरते डरते जो है ना वो, क्योंकि लेक इतना बड़ा है और कोई एक्सपीरियंस ऐसा था नहीं कायाकिंग वगैरह का, एक दो दफ़ा की थी टोरंटो में पहले, कोई लाइफ जैकेट नहीं थी आसपास। स्विमिंग तो आती है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सिखाई थी जब मैं छोटा सा था, तब अब्बा ने पर्टिकुलरली हम सबको, सारे बहन भाइयों को सिखवाई थी स्विमिंग। लेकिन वो बात ये नहीं होती, इतना बड़ा जब लेक होता है अगर आप उसके अंदर गिर जाओ तो कोई many things can happen. It's not so easy to swim to shore and stuff like that. खैर anyways, वो यार, तो सबसे मज़ेदार एडवेंचर, हालांकि वो सबसे इजी एडवेंचर था, लेकिन मैंने अपने नॉर्वे के टाइम में सबसे ज़्यादा, और मैंने बार बार इस चीज़ को एंजॉय किया है, और मैं फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस समर व्हेन आई विल गेट टू डू दिस अगेन, वो is to kayak to that island, and We will do it together. we will definitely do it Yes. together. By the way, मैं आपको ये बताऊँ समी, I think I was the first international student here in Uglawayan जिसने के वो आइलैंड विजिट किया था, और मेरे साथ एक मेरा इंडोनेशियन दोस्त था जो उग्लवाइन 8A में रहता था। 13A के सामने वाला जो है वो 8A है। एंटोन उसका नाम है, वो अब एक और शहर में इधर काम कर रहा है। उसके साथ मैंने ये एक्सप्लोर किया था पहली दफ़ा, और यार वो इतनी मज़े की जगह है ना, वो जब आप उधर जाएंगे तभी आप समझेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। मुझे, जैसे मैं एक इंट्रोवर्टेड आदमी हूँ, इधर जब मैं आया था तो थोड़ी खामोशी चाहिए होती थी, और यहाँ पे बड़ा पार्टी का माहौल होता था हर वक्त, और ऊपर हमारे वो स्पेनिश लोग होते थे और वो पार्टी हो रही है और ड्रिंकिंग का वो चल रही है और वो सब। तो मैं कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं दूर निकलूं कहीं, तन्हाई में जाके बैठूं। तो उसके लिए इतना मज़ा आता था, मैं वो कायाक करके निकल जाता था, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है क्योंकि वो अच्छा खासा दूर है आइलैंड, और आप उसको जब आप कायाक करोगे तो आप देखोगे कि इट्स अ फैंटास्टिक बैक वर्कआउट, तो एंड इट्स फन आल्सो, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। तो वो उधर जाके और फिर उसके ऊपर उस आइलैंड पे बॉनफायर करो, तो इस तरह की कई स्टोरीज हैं, और सबसे यादगार वो ही जगह है। हाँ, थोड़ा सा आप समझ रहे होगे कि मुझे इस तरह तो मैंने बड़ी हाइकिंग की है, मैं त्रोलतुंगा गया हूँ, प्रीकिस्तूलन कई दफ़ा गया हूँ, शेराग बोल्टन गया हूँ, बेसेगन गया हूँ। मैंने जो नॉर्वे की साउथ में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, अब ये हाईएस्ट माउंटेन बोलते हुए पाकिस्तानियों के आगे जो है ना एक मजाक लगता है, क्योंकि इन लोगों की जो हाईएस्ट माउंटेन है वो 2,000-2,500 मीटर उसकी हाइट है। हम पाकिस्तानियों के लिए तो वो एक मजाक है बेसिकली, लेकिन मतलब ऐसा है कि वो आपको 2,000 मीटर तकरीबन पूरे एक ही दिन में क्लाइंब करने होते हैं और फिर नीचे आना होता है।
तो इस तरह मैंने वो तो गाउस्ता टॉपिंग भी क्लाइम की हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन सबसे शायद यादगार ये है, पता नहीं मैंने आपको अच्छा एग्जाम्पल दिया या नहीं दिया, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो सबसे ज़्यादा मज़ा मैं किस में करता हूँ तो मैंने वो ये, लेक पे किया। हाँ लेक लेक बड़ी खूबसूरत है, यार मैं, बहुत मजे किए, बहुत मजे किए। अगर इस वीडियो को देख के कोई भी पाकिस्तानी इधर stavanger आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ stavanger आता है कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट, तो मैं उसको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप ये स्तुक्कावाना नाम का एक लेक है इधर, जो कि stavanger शहर के अंदर सबसे बड़ा लेक है सिटी के अंदर। इस लेक की हिस्ट्री बताऊँ क्या है? दिस लेक यूज्ड टू बी अ ड्रिंकिंग वाटर रिजर्व फॉर द Stavanger population. Yes. ये लेक और मूसवांगन है ना, ये दोनों के दोनों लेक्स, दे वर अ ड्रिंकिंग वाटर रिजर्व इन केस ऑफ वॉर और समथिंग लाइक दैट, कि ये सिटी यहाँ से पीने का पानी लेगी। तो ये इन लेक्स की हिस्ट्री है। इस सिटी के लिए पीने का पानी ये दोनों यहाँ lakes- पे उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए। हाँ सही सही सही। तो बाकी वे लेक का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं यकीन करें कि मैं अब तो खैर रमज़ान है, लेकिन पहले जब भी मेरा दिल होता है ना, एक तो घर वालों से बात करने के लिए जब टाइम चाहिए होता है, मैं हमेशा लेक पे जाता हूँ, रेडियस कवर करता हूँ पूरा। और एक दो दफ़ा मैं साइकिल पे भी जो है वो गया हूँ, साइकिलिंग करके गया हूँ। लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पैदल सुबह सुबह का टाइम हो, डस्क का टाइम हो और इंसान फ्रेश होके वो जो है वो नाश्ता करके निकले, साथ जो है लेक का जो है वो जॉगिंग करता हुआ जाए। और जितनी फ्रेश एयर है ना यहाँ पे नॉर्वे में, जितनी फ्रेश है, बाकी यूरोपियन कंट्री से भी आते हैं स्टूडेंट्स, उनसे डिस्कशन भी होती है, वो कहते हैं कि यार यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, इतनी फ्रेशनेस है, इतना क्लियर इन्वायरमेंट है कि आपकी आंख कभी कभार आपको कहती है कि मैं वाकई देख ही रहा हूँ ना इसको, या ये कोई मेरे सामने कुछ जो है मैट्रिक्स का सीन चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वाकई ये सीन है वाकई। और हमने और मैंने भी अभी तक नॉर्वे की जो सबसे खूबसूरत जगहें हैं वो नहीं देखी हैं, लूफूतन जैसे। लुफ्ताना सही। यार उसकी मैंने तस्वीरें देखी हैं, वो पता नहीं कोई क्या जगह लगती है यार, जाना है उधर इंशाल्लाह किसी दिन। काफी करेंगे। वहाँ भी एक टाइगर पीक का माउंटेन है और उसके सामने से रोड गुजरता है, शायद आपने देखा हो वो वीडियोस में। वो उसका यानी मशहूर, अगर वहाँ पे अगर किसी ने जाना है ना ट्रैवल के लिए, तो वो एक ऐसे स्पॉट है कि अगर आपने वो मिस कर दिया तो बाकी आपने ट्रैवल नहीं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो इसी तरीके से बात चलते चलते जो है वो डिस्कशन करते बड़ा मजा आ रहा है मुझे। तो एक कंसर्न है, क्वेश्चन है, इस साल स्टूडेंट्स आ रहे हैं अगले 2-3 महीने में, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, जो हमारी एशियन लैंग्वेज को शेयर करते हैं, बोलते हैं। तो उनके लिए आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी से एक ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी एडवाइस जो कि न्यू कमर्स को यहाँ पे आने के लिए हेल्प करे, कोई एक ऐसी एडवाइस या 2 एडवाइसेस, जो मे बी 3 एडवाइसेस विच यू कंसिडर द बेस्ट, सो वो आप उन्हें बताएं, जो आपको लगता था कि जब आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए तो आपको मिलती या कोई बताता तो आपको लगता हाँ यार ये मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। तो ऐसी 3 एडवाइसेस आप जरा सोच के बताएं। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस जो मिली जब मैं इधर आया, वही एडवाइस को मैंने उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी और देनी चाहिए थी, लेकिन इंसान आई गेस, पता नहीं यार, देयर आर वेरियस रीजंस, बट सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस अगर मैं किसी को इधर दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि अगर वो नॉर्वे आता है और इधर पहले से इरादा बना के आता है कि मुझे सेटल होना है इस जगह पे, मुझे नॉर्वे में रहना है, मुझे नॉर्वे में पढ़ाई के बाद जॉब ढूंढनी है, नौकरी करनी है और पीआर बनना है या सिटीजन तब बनना है, रहना है, बेसिकली सेटल होना है नॉर्वे में, तो इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती। और वो ये है कि आप ये जहन में इरादा बना के आएँ कि आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज हर हालत में सीखनी है और पूरा एफर्ट, मतलब आप सिर्फ उससे ना आए जिस तरह मैं आया था और मैंने किया काफ़ी टाइम तक, 2-3 साल 4 साल तक मैं इसी तरह उसको बस टरखाता रहा, लैंग्वेज को। मैंने ये चीज़ सीखी है यहाँ पे कि नौकरी मिलने से, जॉब सर्च से लेके
और शायद एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब में इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आपको पार्ट टाइम जॉब जो अवेलेबल हैं वो ऐसे ही हैं कि यार आपने डिलीवरी कर दी या कहीं पे रेस्टोरेंट पे काम कर लिया, उधर तो चलो यू कैन गेट बाय विदाउट नॉर्वेजियन. बट if you want to settle in Norway and you want to find good jobs and you want to have access to good opportunities, तो I cannot stress this enough कि आप ये जहन बना के आए कि आप यूनिवर्सिटी तो कर रहे होंगे लेकिन आपके ऊपर एक और लोड होगा, और वो ये लोड होगा कि आप नॉर्वेजियन भी सीखें अपने पहले सेमेस्टर से, ताकि जब आपका अगर 2 साल का मास्टर्स है तो 2 साल के एंड तक आप कम से कम इस लेवल तक पहुंच जाए नॉर्वेजियन के कि आप एक इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाएं कि आप बेसिक इंटरमीडिएट लेवल कम्युनिकेशन कर लें, नॉर्वेजियन जैसे काम में इस्तेमाल करनी हो तो आप कर लें. बहुत, मैं एक्सपर्ट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मास्टरी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक इंटरमीडिएट लेवल की आपको B1 जैसे लेवल है या B2 लेवल है, उस तक की आपके पास रवानी होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए उसके अंदर, आप कि आप बोल सकें, ये लोग जो नॉर्श में बात करते हैं वो आप समझ सकें और लिख सकें और पढ़ सकें. इसका जो नॉर्वेजियन का जो B2 लेवल है ना, इसको मैं वो देख रहा था, ये आइल्स के 6.5 लेवल के ही इक्विवेलेंट है. हाँ, तो यानी जितना आइल्स में हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और जो है वो राइटिंग में करते हैं ना, अपनी एफर्ट पुट करते हैं, हम सारी जिंदगी इंग्लिश से हमारा वास्ता रहा है. एग्जैक्टली. स्कूल्स में, घरों में, या जो है वो फ्रेंड्स वगैरह में, हमारा फ़ोन, हर चीज़, टीवी, हर चीज़ इंग्लिश से भरी हुई है. लेकिन फिर भी जब हम यहाँ पे आते हैं हमें लगता है यार हमें इंग्लिश में ना, हम किसी हद तक रहते हैं, हमारे गैप्स रहते हैं, हम नहीं ठीक से बोलते. लेकिन जब बिल्कुल एक न्यू लैंग्वेज सीखनी है जिसका आपको कभी पता ही नहीं था, कंप्लीटली प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, वर्ड्स डिफरेंट है, मीनिंग उसके अलग है, तो फिर मुश्किल तो काफ़ी आती है, बंदा बड़ा डिमोटिवेट भी होता है. लेकिन डिमोटिवेशन के बाद ही बंदा मोटिवेट हो के उसको कर लेना, तो वो उसकी ज़िंदगी का पोर्शन सेटल हो जाता है. बिल्कुल. ये एक और मैंने चीज़ आप देखोगे इधर, आप मैंने तो जैसे बहुत इधर महसूस किया कि यहाँ पे एक तो हर जगह जो है ना, लोग आपको, अगर आप नॉर्श नहीं आपको बोलनी आती ना, तो हर कोई आपको इनकरेज कर रहा होगा कि यार सीखो 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 सीखो. बिकॉज एक चीज मैंने ये नोट किया आफ्टर बीइंग इन नॉर्वे फॉर 5.5 years नाउ, आप अगर नॉर्वेजियंस के से घुलना मिलना है तो वो जो आइस ब्रेकर है ना, वो जो उनका लेवल ऑफ कंफर्ट आपके साथ बढ़ाएगा. और नॉर्वेजियंस यकीन करो बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, दे आर नाइस पीपल. तो अच्छे बुरे तो खैर हर जगह ही होते हैं, मगर एक जनरली अगर मैं बात करूं, दे आर नाइस पीपल. तो वो आप फौरन देखोगे, आप किसी नॉर्वेजियन से नॉर्श में बात अगर करोगे और अंग्रेजी में बात करोगे, आप फौरन उसके एटीट्यूड, मतलब उसके उसमें रिस्पॉन्स में आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं. हाँ, वो कंफर्ट जोन में आपके साथ वो कंफर्ट ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाएगा. तो ये आपको, ये बड़ी सटल सी चीज़ होती है, लेकिन यू विल फील इट. तो मैं अगर किसी को बेस्ट एडवाइस न्यू कमर को दे सकता हूँ, या जो सोच रहा है इधर आने का, वो ये ना सोचे या वो ये जहन बना के ना आए कि यार आई विल, या आई मीन यू कैन स्टिल गेट बाय. यहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जैसे बहुत फॉरेनर्स हैं जो 8-8, 9-9, 10-10 साल से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने नॉर्वेजियन में उनकी फ्लुएंसी नहीं अभी तक डेवलप हुई. मेरे अपने दोस्त हैं जो कोई आयरलैंड से, इधर उधर से जो दोस्त मेरे बने गोरे, वो नहीं बोलते. लेकिन दूसरा ये है कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ, मेरी ये एडवाइस होगी, आप नॉर्वे अगर आ रहे हैं तो यार आप अपने जहन में रखें कि ये खामोश जगह है. तो बी प्रिपेयर्ड कि ये जगह पे आप कोशिश करें कि आप अगर तो मतलब जैसे हम इधर जब भी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो इधर ये डॉर्म्स में हम रहते हैं, ठीक है. तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो मैं अब नोट करता हूँ
now because I'm working and I've graduated and I've moved away from the university, मैं ये नोट करता हूँ इसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो ये है कि हमेशा आपको रौनक मिलती है। और नॉर्वे एक ऐसी जगह है जहाँ पे ख़ास तौर पे विंटर टाइम में जब अंधेरा हो जाता है और वो पोलर नाइट वाला सीन होता है और ज़्यादा डार्क विंटर्स होते हैं, तो आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। और नॉर्वे ज़रा खामोश सी जगह है, ये कनाडा अमेरिका की तरह नहीं है कि आप निकल गए और बड़ी बड़ी इमारतें आपको नज़र आ रही हैं और लाइटों वाली शहर नज़र आ रहे हैं या जैसे रौनक लगी हुई है। जैसे आप हमारे पाकिस्तान में निकल जाओ या नॉर्थ अमेरिका में बड़े बड़े शहर हैं, स्काई स्क्रेपर्स हैं। टोरंटो में जैसे कभी ऐसा, मैं 3 साल उधर रहा अकेले अपार्टमेंट रेंट करके, कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जब दिल घबराता था बस नीचे सड़क पे निकल जाओ, हर जगह वो इतनी इमारतें हैं, वो सीएन टावर नजर आ रहा है तो ये नजर आ रहा है, इट जस्ट चेंजेस योर होल मूड। मगर नॉर्वे में आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। नॉर्वे में आपको बड़ा खामोश टाइप का एनवायरनमेंट मिलेगा। यहाँ स्काई स्क्रेपर्स नहीं बनाते लोग। जो बाय द वे मैं आपको ये बताऊं, मुझे सबसे एक नई, आपने पूछा था कि डिफरेंट चीज नॉर्वे की क्या है यार। जब मैं नया नया इधर आया तो हमारी ओरिएंटेशन हो रही थी, पहले हफ्ता था इधर, और उसमें और हमारे स्टूर जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी प्रेसिडेंट एक नॉर्वेजियन लड़की थी। तो मैं थोड़ा 1-2 दिन में सिटी घूमा था, थोड़ा सा सेंट्रम घूमा, यूनिवर्सिटी देखी। मैंने एक चीज़ नोट की, मैंने उससे, हमारी जो प्रेसिडेंट थी उसकी, मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स क्यों नहीं है। मुझे कोई पूरे शहर में हाई राइज 3-4 मंजिल से, 3 मंजिल से, 2 मंजिल से ऊंची कोई बिल्डिंग ही नहीं नजर आई। ये क्या चक्कर है। तो उसने जो जवाब दिया, मुझे पता लगा कि यार ये कितनी डिफरेंट इनकी सोच है और जबरदस्त सोच है। क्या उसका जवाब था? उसका जवाब ये था कि हम अगर हाई राइज स्काई स्क्रेपर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएंगे तो जो दूसरे लोग हैं, लोगों का, रेजिडेंशियल एरियाज का या दूसरी बिल्डिंग्स आसपास के जो लोग हैं, उनका जो व्यू है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और उनका जो वो नेचर का व्यू है वो ब्लॉक हो जाएगा और उनको वो नेचुरल ब्यूटी का व्यू नहीं देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हम हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनाते। यार आप ये कितनी, फॉर मी ये बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव है। ये इट्स अ वेरी डिफरेंट ऐसे, मतलब मैंने नॉर्थ अमेरिका में भी ये चीज नहीं देखी। अब ये वाला पर्सपेक्टिव हो ना इंसान का, उसकी जिंदगी के डिसीजंस कैसे होंगे। एग्जैक्टली मैं आपने कनाडा और नॉर्वे की एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बताना। कनाडा के अपने पॉइंट्स हैं अच्छे, जैसे मैंने पहले कहा, और नॉर्वे के अपने अच्छे पॉइंट्स हैं। मैं लेकिन एक चीज आपको बताऊं, नॉर्वे socially they have, this society is a step ahead than North America, maybe even 2 steps ahead than North America। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जितना नेचर को इम्पोर्टेंस दी जाती है और वर्क लाइफ बैलेंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है, नेचर में वक्त गुजारने को इम्पोर्टेंस दी जाती है, हेल्दी खाना खाने को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा, ये कॉमन न्यूज़ है बहुत अरसे से, 2016 में उन्होंने वो निकाला था, वो निकाला था कि हमारा एम्बिशन है कि बाय 2025 वी वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल गैसोलीन, यानी कि पेट्रोल या डीजल रन कार्स फ्रॉम द रोड, और हम सारा उसको इलेक्ट्रिक कार्स में ट्रांसफर करना चाहते हैं। नॉर्वे का अगर आप अभी, मेरे पास हर मंथ मेरे पास वो ऑटोमोटिव न्यूज़ की एक अलर्ट आता है फ़ोन के ऊपर, और उसमें मैं ये देखता हूँ कि हर साल जो है ना, नॉर्वे का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का शेयर है वो बढ़ जाता है पिछले साल से, और तकरीबन 50%, मतलब ऑल न्यू परचेजेस ऑफ व्हीकल्स, उसका जो रेशो है उसमें 50% से भी ज्यादा वो क्रॉस कर चुका है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग खरीदते हैं। और आप इसी वजह से देखोगे गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो आप रोड टैक्स नहीं देते, आप बस लेन में ड्राइव कर सकते हो, जो कि आप गैसोलीन कार में, फिर उसके बाद ये पार्किंग फ्री होती है, पार्किंग वो होती है। उसके अलावा आपको
आपने ये सुना होगा टोल जो ये लोग अब लगाते हैं गाड़ियां चलाने का, बूम पेंगर जिसको नॉश में कहते हैं, वो आपका आधा होता है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएं। मैंने ये देखा कि इन टर्म्स ऑफ ये जो जो चीजें मैटर करती है ना, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत जबरदस्त बनाती हैं। सही। जैसे यार नेचर, आप ताजा आबो हवा में बंदा रहता हो, साफ सुथरा जबरदस्त खूबसूरत एनवायरनमेंट में बंदा जब रहता है तो उसका पूरा आउटलुक ऑन लाइफ चेंज हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। सही। यू नो, आप रोज सुबह एक खूबसूरत एनवायरनमेंट में उठेंगे और आप रोज सुबह एक खूबसूरत चीज देखेंगे, आप यकीन करो थोड़े से टाइम के बाद आप खुद अपने आप को आईने में देख के सही। बोलेंगे कि यार मैं पहले से Change हो बेहतर गया। सही है। लगने लगा हूं। तो ये चीज मैंने नॉर्थ अमेरिका में नहीं पाई। नहीं दिखे। नॉर्थ अमेरिका में वर्क लाइफ बैलेंस, कनाडा में फिर मैंने कनाडा में काम किया, कनाडा में फिर ये बेहतर है, लेकिन यूएस वगैरह में तो बहुत बुरा है। अच्छा, और दूसरी बड़ी बात क्या, वो हमने सुना है ना वेलफेयर स्टेट्स, जैसे इमरान खान कहते हैं कि मदीना की रियासत, लिटरली ये मतलब दिस इज द probably the best example that we can find in the world कि the state takes care of the weak। और हेल्थ केयर यहाँ पे मिलती है लोगों को, कनाडा में भी मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है कनाडा की। यूएस में तो जैसे कोई सवाल ही नहीं है हेल्थ केयर के, तो वहाँ पे यूएस में बहुत इश्यूज है ना, क्योंकि वो सारा प्राइवेट है। देयर आर मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स दैट आर विदाउट एनी हेल्थ केयर। खैर अब का मुझे नहीं पता आफ्टर ओबामा केयर ये वो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट कनाडा में भी हेल्थ केयर फ्री है और कनाडा इज ऑल्सो अ वेलफेयर स्टेट। लेकिन यू नो मैं वैसे बोलूँगा कि जैसे हेल्दी खाना खाना, यहाँ के कल्चर में एक और बड़ी चीज़ जो मैंने अभी मुझे ख्याल आया, जो मैंने नोट की, कनाडा, पाकिस्तान और नॉर्वे के कल्चर में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे नॉर्वे की लगी वो क्या है, यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर बहुत फोकस है, बहुत फोकस है हेल्दी खाना खाने पे। यहाँ पे आप देखो बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाना कितना एक्सपेंसिव है, ऐसे ही है। इसी वजह से बंदा घर पे खाना बनाता है और खुद बनाता है, वो अपने सामने बनाता है, देखता है, साफ सुथरा खाना है। और आप अपने घर पे अपनी आंखों के सामने जो बनाया हुआ खाना होता है वर्सेस जो आप रेस्टोरेंट्स पे खाते हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है हेल्थ वाइज। 100%। ये चीज आपको कनाडा में नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में भी नहीं। पाकिस्तान में तो खैर आप भूल ही जाओ कि हमारे पास तो हम ये हमारे मुझे एक कल्चर की बहुत बुरी चीज़ है हमारी, कि हम लोग हमारे पास हेल्थ एंड फिटनेस की एक तो बहुत सारे लोगों में एजुकेशन लेवल की वजह से अवेयरनेस नहीं है। हमारा खाना दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्टी है लेकिन इट्स नॉट वेरी हेल्दी। आई थिंक वी ऑल यू ऑल्सो अग्री टू, बट एनीवेज ये मैंने चीज़ यहाँ पे देखी। जैसे इनके कल्चर में क्या है पता है, तफरी का यहाँ पे क्या वो है, मयार क्या है, कनाडा में तफरी का क्या मयार है, पाकिस्तान में तफरी का क्या मयार है, नॉर्वे में क्या मयार है कल्चर। पाकिस्तान में क्या तफरी है, 4 लोग आपने खाने की दावत रख लीजिए, बिरयानी खा ली आपने, दबा के पराठे ये वो, हलवा पूरी खा ली, उसका भी एक अपना मजा है। मैं किसी चीज को वो नहीं कर रहा, मगर मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। कनाडा में क्या है, 10 लोग दोस्त मिलके पार्टी करने चले गए, ड्रिंकिंग कर ली लोगों ने, आपने घर पे बुला लिया, डिनर कर लिया, ड्रिंकिंग कर ली, और ये एक तफरी का जो मयार है। यहाँ पे तफरी का मयार क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग नॉर्वेजियन ड्रिंकिंग नहीं करते, वो सब भी ये करते हैं, लेकिन एक जो बड़ा नॉर्मल फैमिली का जैसे कल्चर जो है यहाँ पे, वो क्या है, क्या कर रहे हैं भाई आप लोग छुट्टी के ऊपर, भाई हम लोग ट्रैकिंग पे टूर पे जा रहे हैं, वी स्कल गो पो टूरन, ठीक है, मतलब वी आर गोइंग ऑन अ ट्रैकिंग एडवेंचर। हम क्योंकि हर जगह पहाड़ हैं, हर जगह ट्रेल्स हैं, हर जगह हाइकिंग इतनी बेतहाशा, हर जगह नेचर अवेलेबल है। Norwegians are born with the skis on their feet. सो तो ये एक इनके कल्चर की जो चीज़ है ना, हेल्थ एंड फिटनेस पे फोकस करना, मुझे ये इनकी बेइंतहा ये चीज़ पसंद है, और इसने मेरी पर्सनल हेल्थ एंड फिटनेस में आई मीन बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जब मैं इधर नॉर्वे आया था तो मैं जैसा दिखता था या मैं जो मेरा फिटनेस लेवल था
और अब जो मेरा फिटनेस लेवल है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और वो मैं उसका क्रेडिट इनके इसको देता हूँ। एक और चीज़ थी यार जो मैं कहने लगा था, मैं क्या थी और डिफरेंस, हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नॉर्वेजियंस मुझसे सवाल पूछते हैं। एक दफ़ा मैं उसी आइलैंड पे था, अकेले बैठा था, बॉनफायर जला के एंजॉय कर रहा था, तो एक नॉर्वेजियन कपल आ गया, कायाकिंग वो भी कर रहे थे लेक में, मियाँ बीवी और उनके 2 छोटे बच्चे भी थे साथ। वो आ गए आइलैंड के ऊपर, तो उन्होंने देखा यार ये तो भाई ब्राउन आदमी नॉर्वे के अंदर, तो वो देख के एकदम परेशान हुए। उन्होंने शायद पहले किसी ब्राउन आदमी को ऐसे नहीं देखा था, तो उन्होंने देख के मुझसे कहा, भाई कहाँ से हो तुम, क्या कर रहे हो इधर, ये वो। तो मैंने उनको बताया मैं पढ़ाई इधर मास्टर्स कर रहा हूँ और पाकिस्तान से हूँ, कनाडा में भी रहा हूँ, ये वो। तो उनको जब मैंने बताया कनाडा, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम कनाडा में रहे, तो यहाँ पे क्या तुम्हें क्या नॉर्वे कैसे क्या करने आ गए, कनाडा तो बड़ी अच्छी जगह है। तो मैंने उनको बताया कि यार नॉर्वे और कनाडा में एक बड़ा डिफरेंस है। मैं नेचर लवर हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको छोड़ भी नहीं सकता। मैं एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, एक ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करता हूँ, तो मुझे एक अर्बन एरिया में रहना भी ज़रूरी है, या अगर मैं रह नहीं रहा हूँ कम से कम मेरी विजिट्स लगती रहें, मेरे पास एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये दिल भी नहीं करता कि मैं उठ के जाके बिल्कुल फॉरेस्ट में, जंगलों में जाके घर बना के बैठ जाऊं और दुनिया से कट ऑफ हो जाऊं, मैं वो भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं जिस तरह कराची में मैं रहता था जब, तो हमारे पास नेचर की कोई एक्सेस ही नहीं होती थी, और सिर्फ सिटी और अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर ही आप रह रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं करना चाहता। मैं एक बैलेंस चाहता हूँ। कनाडा के अंदर मैंने ये देखा, और नॉर्वे में जो फ़र्क है बड़ा, वो ये है, कनाडा में आपको, सॉरी, नॉर्वे के अंदर आपको अर्बन एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा, मतलब आप शहर में भी रह रहे होगे, आपकी एक सिटी लाइफ भी होगी, आप ऑफिस भी जाते होगे या यूनिवर्सिटी भी जाते होगे, जॉब पे भी जाते होगे, लेकिन आपके पास नेचर की एक्सेस हमेशा बहुत इजी होगी। आप आधा घंटा ड्राइव करोगे, आप किसी पहाड़ या माउंटेन उसके अंदर जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ पे खूबसूरती खूबसूरती आपको नजर आएगी, और आप लोगों से अगर थोड़ा दूर होना चाह रहे हैं, आप एंजॉय करना चाह रहे हैं अपने बच्चों के साथ या अकेले बीवी के साथ, व्हाटएवर यू नो, आप वो कर सकते हैं। कनाडा के अंदर क्या था, कनाडा में ऐसा नहीं है कि नेचर नहीं है। कनाडा में मैंने कैनेडियन रॉकीज और बैंफ एल्बर्टा इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, कैनेडियन रॉकी माउंटेन्स आर अमेजिंग, वो मैंने देखे हैं उधर। लेकिन मैं टोरंटो में रहता था। कनाडा इतना बड़ा है, टोरंटो से कैलगरी जाना पड़ता है पहले अगर आपने बैंफ जाना है, या वैंकूवर जाना पड़ता है। तो आपको पता है टोरंटो से कैलगरी की फ्लाइट कितनी लंबी है? इट्स अबाउट 5.5 hours फ्लाइट, एंड इट कॉस्ट क्लोज टू 500 और 600 एट दैट टाइम। मैं ये आज से 8-10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। एट दैट टाइम इट वुड कॉस्ट अबाउट 500 और 600 कैनेडियन डॉलर्स। तो अच्छा, ऑन्टेरियो में आपको कहीं पहाड़ नहीं मिलेंगे, नेचर मिल जाएगी, लेकिन 3 घंटे आप ड्राइव करेंगे तो आप जाएंगे, आपको मिलेगा एल्गोनक्विन पार्क, जो कि नेचुरल पार्क है। वहाँ पे कुछ लेक्स वेक्स हैं और अच्छी जगह है, इट्स अ नाइस प्लेस। लेकिन नॉर्वे में वही आपको जो नेचर है ना, वो आधे घंटे की एक्सेस के ऊपर अवेलेबल होगी। तो ये बड़ा डिफरेंस है नॉर्वे का, कि आपको नेचर भी मिल जाती है, आपको अर्बन लिविंग भी मिल जाती है। तो उसका एक बैलेंस मैंने देखा कि यार ये सेट है मेरे लिए, कम से कम। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स अदर्स कैन डिसएग्री विद मी, बट मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो नहीं, ये जो सारी बात आपने की है ना, ये वाकई, क्योंकि एक्सट्रीमली हाईली आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, बड़े अच्छे से आपने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया चीज़ों को, तो बड़ी इंफॉर्मेटिव है, बड़ी जो है ना इनसे सीखने वाली चीज़ें। तो थैंक यू सो मच। हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो डोर्न में, मैंने आपको कहा था कि जो आपके में डिस्कशन हुई है ना, मैं इसको चाहता हूँ कि लोग सुने, इससे जो है मुस्तफ़ीद हो, हासिल हो, इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह जो है ये हमने रिकॉर्डिंग में कर लिया इसको। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन मुक्तावर my भाई, आपने pleasure टाइम यार। निकाला। आपकी जो है वो लाइफ चल रही होती है हर, क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे में ना
हर बंदे की वो एक लाइफ चल रही होती है, उसमें उसके पूरे दिन का स्केड्यूल जो है ना वो स्लॉट्स में जो है वो ऑलरेडी रिजर्व होता है। हाँ, I know. हमारे पास लकीली अभी चांस आया कि हम ईस्टर हॉलीडेज में जो है वो स्पोर्ट निकालते हैं और डिस्कशन के लिए वक्त निकालते हैं। थैंक यू सो मच आए आप रमज़ान में। यार इट इज़ माय प्लेजर, प्लीज़ आपने मुझे इतनी इज्जत दी उसके लिए बेइंतहा शुक्रिया। नहीं, ये आपका जो है वो हमारे लिए मोहब्बत है, खलूस है, इसके लिए मैं आपके आई जो है होप, अल्लाह करे, आई होप कोई देखने वाला बंदा हो हमारी, हमने बहुत सारी बातें की, शायद मेरी उम्मीद है कि शायद एक आध कोई बात तो काम की इंफॉर्मेशन बिल्कुल कर दी है, हो बहुत कोई। ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, इसको साथ साथ अब्जॉर्ब भी करेंगे लोग, समझेंगे भी, और फिर इंशाल्लाह जो लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए ये चीज़ें मेंटली प्रिपेयर उनको करेंगे और वो फिर आके इस इन्वायरमेंट में बड़ा इजीली अब्जॉर्ब हो जाएंगे। हाँ। तो इंशाल्लाह जो है उम्मीद रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इंशाल्लाह जो है आपसे गुफ्तगू रहेगी, और आपको किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी चाहिए हो नए स्टूडेंट्स के लिए, ग्रुप्स बने हुए हैं, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बख्तावर भाई का भी मैं जो है वो प्रोफाइल जो है एडअप कर दूंगा आपने किसी भी किस्म के हवाले से, यानी इनका एक अलग एक्सपोजर है, तो आपको कोई लगे क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली इनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आपसे जो है इंशाल्लाह गुफ्तगू रहती है।